हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का लास्ट फेज जो कि गांधीयन फेज है। और गांधीयन फेज स्टार्ट करने से पहले कुछ गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके इमरजेंस ऑफ गांधी के बारे में। नॉर्मली उनका इमरजेंस जो साउथ अफ्रीका से हुआ था, हम लोग ये स्टोरी गांधी इन साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं उनका अर्ली कैरियर और उनका एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर नामक जगह, गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी के फादर दीवान थे ऑफ द स्टेट, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे, जो कि राजा के नीचे होते थे प्राइम मिनिस्टर, वैसा काफी बड़े परिवार से थे। उन्होंने अपना लॉ का एजुकेशन कंप्लीट किया था लंदन में, लेकिन लंदन में उन्हें बहुत ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे थे अपने लॉ कंप्लीट करने के बाद। तो उनके बड़े भाई ने उन्हें एक केस दिया। ये केस था तुम्हारा साउथ अफ्रीका में। तो 1893 में वह साउथ अफ्रीका चले जाते हैं एक केस लड़ने दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का। गांधी के मन में एक परसेप्शन था कि जो ब्रिटिश होते हैं वो अच्छे ही होते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में वैसा ही ब्रिटिशर्स को देखा था। जब गांधी अफ्रीका पहुंचते हैं तो उन्हें ट्रैवल करना था डरबन से पिटोरिया नामक जगह केस लड़ने के लिए। तो उन्होंने डरबन के स्टेशन पे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट मांगा, टिकट काउंटर पे, लेकिन उन्हें रिफ्यूज कर दिया जाता है पहले टिकट देने से। लेकिन वो अपना लॉ झाड़ने लगते हैं टिकट काउंटर पे और उन्हें फाइनली फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट दे दिया जाता है। हाउएवर जब वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और जब ट्रेन पहुंचती है तुम्हारा पीटर मार्टिसबर्ग नामक जगह पे, कुछ वाइट्स आते हैं और उन्हें फर्स्ट कंपार्टमेंट के डब्बे से बाहर फेंक देते हैं। एंड ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन बाय द वाइट्स इस स्टेशन पे। बाद में वो पिटोरिया फाइनली पहुंचते हैं ड्राइवर के केबिन में। और जब पिटोरिया पहुंचते हैं वहां जाके दादा अब्दुल्ला के साथ मिल के वहां पे केस फाइल करते हैं कोर्ट में। एक तो दादा अब्दुल्ला का केस था, प्लस वहां के इंडियन थे बहुत जो लोग सफर कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उनके तरफ से भी केस दायर करते हैं। गांधी ये केस जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका में और अपना फेयरवेल रिसीव कर रहे होते हैं। तो जब फेयरवेल हो रहा होता है उनका, इसी फेयरवेल में कुछ इंडियंस जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को कि वह साउथ अफ्रीका में ही रुके और साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस है उनके राइट्स के लिए यहाँ पर केस लड़े, उनको राइट्स वापस दिलवाएं। और गांधी जी मान जाते हैं। उसके बाद से गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही नेक्स्ट 20 ईयर्स तक रहते हैं टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस। अब जब उनका लड़ाई शुरू होता है ब्रिटिशर्स के साथ साउथ अफ्रीका में फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, तो गांधी जो है 1894 से 1906 तक वही मॉडरेट्स का 3P मेथड अपनाते हैं, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट वाला। लेकिन कोई भी सक्सेस अचीव नहीं होता, जैसे कि मॉडरेट्स को भी नहीं हुआ तो उसी तरह गांधी जी को भी नहीं होता है। बट गांधी जी वॉज ए फास्ट लर्नर, वो सीख गए कि इससे कुछ होने वाला नहीं, जो कि मॉडरेट्स अभी तक इंडिया में नहीं सीखे थे। उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस नामक संस्था खोला वहां 1894 में, और एक न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन करके तुम्हारा साउथ अफ्रीका में चलाने लगे अपना प्रोपेगेंडा। बाय नाउ गांधी ये समझ गए होते हैं कि ब्रिटिश का कैरेक्टर कि ये 3P मेथड से ना चलने वाले हैं। तो 1906 में वो स्टार्ट करते हैं फाइनली पैसिव रेजिस्टेंस, जो तिलक का जैसा था, या फिर सत्याग्रह, जो कि फाइनली 1914 तक चलता है। अब इससे पहले कि देखें कौन कौन सा सत्याग्रह वह तुम्हारा अफ्रीका में करते हैं, उससे पहले हमें समझना होगा कि गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह जो है दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सच्चाई और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस है ये कंसेप्ट। तो गांधी एक्चुअली कंबाइंड सम एलिमेंट्स फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन के कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया विद द क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग द अदर चीक, मतलब एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर देना है। तो ये जो फिलॉसफी था ये टॉलस्टॉय का था, तो इसी को मर्ज कर देते हैं। टॉलस्टॉय ने कहा था कि द एविल कुड बेस्ट बी काउंटर्ड बाय नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर बात किया जाए कि एक सत्याग्रही कौन है और उसे क्या करना चाहिए, तो उसके बेसिक टीनेट्स आर एज फॉलोज। देखते हैं क्या क्या बेसिक टीनेट्स है एक सत्याग्रही के। तो अगर कोई एक सत्याग्रही है, वो कभी किसी गलत चीज के आगे सबमिट नहीं करेगा, नहीं झुकेगा। अगर उसको लगता है कि कुछ गलत है तो उस गलत के आगे वो कभी नहीं झुकेगा।
A satyagrahi works on the principles of cooperation and boycott. It's not cooperation, it's non-cooperation. तो नॉन कॉपरेशन और बॉयकॉट के प्रिंसिपल के ऊपर सत्याग्रही चलता है कि हम कॉपरेट भी नहीं करेंगे और चीजों को बॉयकॉट भी करेंगे। इस सत्याग्रही मस्ट ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, वो हमेशा सच बोलेगा, नॉन वायलेंट रहेगा और फियरलेस रहेगा। A satyagrahi should be ready to accept suffering in his struggle against the wrongdoer. अगर जो गलत कर रहा है वह कोई सफरिंग पहुंचाता है तुम्हारा सत्याग्रही को उसके स्ट्रगल में, तो उसे झेलने के लिए भी एक सत्याग्रही को रेडी होना पड़ेगा। Even while carrying out his struggle against the wrongdoer, a satyagrahi would have no ill feeling for the wrongdoer. एक सत्याग्रही अगर सत्याग्रह कर रहा है कोई गलत व्यक्ति के अगेंस्ट में या जो गलत कर रहा है, तो फिर भी उसके खिलाफ अपने मन में कोई इल फीलिंग, खराब फीलिंग नहीं रखेगा। ए ट्रू सत्याग्रही वुड नेवर गो बिफोर द एविल। एविल के आगे कभी नहीं झुकेगा सत्याग्रही, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो जाए उसे झुकना नहीं है। मेथड्स ऑफ सत्याग्रह क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिक्लाइनिंग ऑनर्स, जैसे अपना टाइटल वगैरह दे देना, एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी को भी दे देना, जैसे कोई कोई पोजीशन पे है उसे भी दे देना। तो लास्ट में गांधी जी कहते हैं कि ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह। सत्याग्रह किसी कमजोर के लिए नहीं है, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग के लिए, इट इज नॉट फॉर द वीक एंड कावर्डली। तो ये बोलते हैं कि इवन वायलेंस वाज प्रेफर्ड ओवर कावर्डिस, बोलते हैं कावर्डिस से अच्छा तो वायलेंस ही है। तो गांधी जी भी कभी कभी वायलेंस का बात किए हैं। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका में कौन कौन सा सत्याग्रह कंडक्ट करते हैं गांधी। तो पहला तो सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अफ्रीका में एक लॉ लाती है रिगार्डिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियंस। बोलती है हर इंडियंस को एक रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट को अपने गला में टांग के चलना पड़ेगा हमेशा कहीं भी वो जाए। तो गांधी यहाँ पर इस चीज के अगेंस्ट एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म करते हैं ताकि एक कैंपेन चला सकें। और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, इस लॉ को डिफाई करते, लॉ को नहीं मानते थे और सारे पेनाल्टीज सफर करते थे। इस तरह सत्याग्रह पहली बार बॉर्न होता है, दैट इज डिवोशन टू ट्रूथ एंड द टेक्निक ऑफ रेजिस्टेंस एडवर्सरीज विदाउट वायलेंस। हम रेजिस्टेंस करेंगे बिना कोई वायलेंस का। गवर्नमेंट ने गांधी को जेल कर दिया और बाकी लोग जो भी लॉ को डिफाई कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, उन्हें सबको जेल में डाल दिया। लेकिन और सब जो लोग थे वो रिटेलिएट कर जाते हैं बाय बर्निंग द सर्टिफिकेट्स। लोग सामूहिक में आके क्या करते थे, एक आग जलाते थे, उसमें ये सर्टिफिकेट्स को जला देते थे। एट द एंड यह होता है कि फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाता है गांधी और गवर्नमेंट के बीच में अफ्रीका। नेक्स्ट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो 1913 में साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह एक लॉ लाती है, वह एक पूल टैक्स 3 पाउंड का लगा देती है इंडियन एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। मतलब बहुत लोग जो गए थे तुम्हारा साउथ अफ्रीका काम के लिए और जो लोग वहीं रह गए थे, अब उनके पास काम नहीं है, तो वो लोग इंडियन एक्सडेंचर्ड लेबर्स कहलाते थे। तो उनके ऊपर एक पूल टैक्स लगा दिया गया 3 पाउंड का। अब जिसके कारण ये लोग भी क्या करते थे, जो पहले से कैंपेन चल रहा था गांधी का सत्याग्रह उसमें ज्वाइन कर जाते हैं, उसका बेस को बढ़ा देते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि जितने भी मैरिजेस जो कंडक्ट हुए हैं एंड दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स, मतलब चर्च में नहीं हुआ है जो भी मैरिजेस, वो सारे मैरिजेस इलीगल होंगे। और वो सारे मैरिजेस भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर नहीं है। अगर इस ऑर्डर का इम्प्लीकेशन देखें तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी जितने मैरिजेस हुए थे साउथ अफ्रीका में वो सारे इलीगल होते और उनसे जो बच्चा था वो भी इलीगल होता आउट ऑफ सच मैरिजेस। सो ये जो ऑर्डर आया दैट वाज ट्रीटेड बाय इंडियंस एज एन इंसल्ट टू ऑनर ऑफ द वुमेन। वुमेन के ऑनर पे इंसल्ट था ये ऑर्डर, और ये लोग भी फाइनली दे वर ड्रॉन इनटू द मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन अफ्रीका। नेक्स्ट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस एक्ट बाय इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल टू ट्रांसफर। एक्चुअली 2 प्रोविंस था, जैसे मान लो ये बिहार है, ये झारखंड है, और बोल दिया गया आप बिहार से झारखंड माइग्रेट नहीं कर सकते। उसी तरह नटाल था और ट्रांसवर्सल था, बोला था यहाँ से यहाँ माइग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ काम करने आते थे या फिर यहाँ से काम करके वापस जाते थे। तो यहाँ पे ऐसा लॉ ला दिया गया कि आप यहाँ माइग्रेट नहीं कर सकते हो। लेकिन
लोग क्या कर रहे थे इसके प्रोटेस्ट में, इलीगली माइग्रेट करने लगे फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल नामक जगह। सो बहुत लोग को जेल हो जाता है इस चीज में। और जो फाइनली क्या होता है, माइनर्स और प्लांटेशन वर्कर्स थे साउथ अफ्रीका में, वो चले जाते हैं इस चीज के प्रोटेस्ट में, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। फाइनली वहीं उसी वक्त भारत में गोपाल कृष्ण गोखले पूरा देश भ्रमण कर रहे थे, इंडिया का, और लोगों का ओपिनियन बना रहे थे इन सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। इवन जो उस वक्त वाइसरॉय थे भारत के, लॉर्ड हार्डिंगे, वो कंडेम किए थे ये रिप्रेशन, और इसे बोले थे इट वाज एन फॉर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, एक इंक्वायरी के लिए बुलाए थे। तो बहुत सारा नेगोशिएशंस होता है बाद में गांधी, लॉर्ड हार्डिंग, सीएफ एंड्रयूज एंड गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के बीच में, और एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचते हैं, जहां पे इस कॉम्प्रोमाइज में मोस्ट ऑफ द डिमांड्स जो था इंडियंस का, उसे फुलफिल कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये भी प्रॉमिस करती है कि जो इंडियन इमिग्रेशन का इशू है, इसे सिंपैथेटिक मैनर से सुलझाएगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज था अफ्रीका में गांधी जी को लेकर, वो था टॉलस्टॉय फार्म। तो टॉलस्टॉय फार्म जो था गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, इट वाज फाउंडेड इन 1910 एंड इट वाज नेम्ड सच बाय गांधीज एसोसिएट के द्वारा यहाँ पे नेम्ड किया गया था, हरेम कालेनबाग। सो एजुकेशन, ट्रेनिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता था बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को। बिसाइड्स दिस इट वाज आल्सो ए हाउस फॉर फैमिलीज, ये एक घर था लोगों के लिए जो सत्याग्रही लोग थे, ताकि वो खुद को सस्टेन कर सके। तो गांधीज ऑब्जेक्टिव इन दिस कंटेक्स्ट वाज टू इनकलकेट द आइडियाज ऑफ सोशल सर्विस। गांधी जी चाहते थे कि सोशल सर्विस का आइडिया इनकलकेट हो लोगों के बीच में, एंड सिटीजनशिप बिसाइड ए हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क। जो भी मैनुअल वर्क है, लेबर, मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसके लिए भी कोई हेल्दी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, इसलिए वो सबको इस चीज में ट्रेनिंग भी दिया करते थे। यह फार्म चला करीब करीब 1913 तक साउथ अफ्रीका में। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए गांधी का एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका में कैसा था, तो गांधी यहाँ पे फाउंड आउट करते हैं कि जो मासेस है उनके पास इमेंस कैपेसिटी था कुछ भी करने का, एंड आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर योर कॉज। अगर उनको कोई कॉज दे दिया जाए तो उसके लिए वो लोग सेक्रीफाइस भी कर सकते थे। ये गांधी जी को वहां पे सीखने को मिला। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। अलग अलग धर्म के लोग, कास्ट के लोग और जेंडर के लोगों को यूनाइट करने में सफल रहे थे गांधी जी अपने प्रोपेगेंडा से। यह यहाँ भी यह रियलाइज करते हैं साउथ अफ्रीका में कि समटाइम्स have to take decision unpopular with their enthusiastic supporters। मान लो सपोर्टर्स अगर चाह रहे हो, अभी मान लो नरेंद्र मोदी पीएम है और सपोर्टर्स चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो चाइना पे अटैक कर दे, तो दैट इज ए पॉपुलर डिमांड बाय द सपोर्टर्स ऑफ नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी को यह सोचना होगा कि अगर हम सपोर्टर्स के साथ गए, उनके एंथुसियास्ट के साथ गए, तो इट विल बी ए लॉस टू द कंट्री। तो कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजन लेके भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने ना अटैक करके चाइना पे एक अच्छा डिसीजन लिया, भले ही वो अनपॉपुलर डिसीजन था जो कि सपोर्टर्स को पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो उस टाइप ऑफ डिसीजन भी कभी कभी लीडर्स को लेना पड़ता है, यह गांधी जी यहाँ पे रियलाइज कर जाते हैं। गांधी was finally able to evolve his own style of politics and leadership। अपना ही एक स्टाइल को डेवलप कर लिए थे साउथ अफ्रीका में इस कैंपेन्स के थ्रू ऑफ पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, जो कि बाद में इंडिया में अप्लाई हो। So this was all for today. Any doubt then comment में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे गांधी इन इंडिया। तो गांधी जी फाइनली कल इंडिया आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह देखेंगे। So that's all for today. Thank you for watching my video.